देखो, इंग्लिश दो तरीके से ले सकते हैं अपन। एक इंग्लिश ले सकते हैं लैंग्वेज के रूप में, और एक इंग्लिश ले सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है ना। लैंग्वेज और सब्जेक्ट का मतलब ये मान लो इसका, भाई ये हो गई भाषा और ये आपका हो गया विषय। भाषा और विषय को ऐसे समझ लें कि लैंग्वेज है वो काम आएगी बोलने के, कोई बोले तो उसको समझने के, और विषय है ये काम आएगा किसके लिए, स्टडी करने के लिए। ये पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए काम आएगा, ये काम आएगा लैंग्वेज के लिए। आपको जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात अपन करते हैं, जब बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं आपके एग्जाम्स में, जो क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए आपको पढ़ना होता है ये वाला। लेकिन बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना होता है ये वाला। अगर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करनी है आपको तो ये पढ़ें। अगर लैंग्वेज पे कमांड है, अगर आप अंग्रेजी बोल पाते हैं तो ज़्यादा आसानी से ये वाली चीज़ समझ में आएगी। और ये वाला हम पढ़ते हैं तो इसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश तैयार हो जाती है। यहाँ अगर मैं ये कहूँ कि इंग्लिश दो है, एक लैंग्वेज और एक सब्जेक्ट है, तो इसको थोड़ा सा अगर बात करें तो ये भी एक प्रकार की नाउन है जो भाषा है, और ये भी एक प्रकार की नाउन है। ठीक है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर अपन जाएंगे तो ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। ये वाली नाउन है, ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आती है। जो भाषा है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी भाषा का नाम हो, वो सारे के सारे तो जाएंगे प्रॉपर नाउन में। और ये वाला है, ये कैटेगरी जाएगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है। तो एक चीज़ आपने समझ ली यहाँ पे कि अगर इंग्लिश एज अ लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, इफ़ यू आर यूजिंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, तब तो ये प्रॉपर नाउन। और अगर आप इंग्लिश को यूज़ कर रहे हो सब्जेक्ट के रूप में, तो ये यूज़ की जाएगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में। ठीक है ना। ये बात नोट कर लेना। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश देख रहे हैं अपन। व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी अगर ये कोई लैंग्वेज है। अगर ये कोई सब्जेक्ट के रूप में लेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। आपको इसमें यह भी समझ लेना है कि जो भी आर्ट्स और साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं, जो भी आर्ट्स और साइंस के सब्जेक्ट्स आएंगे, वो सारे के सारे कौन सी कैटेगरी में जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जितने भी सब्जेक्ट्स आर्ट्स और साइंस की कैटेगरी में जाएंगे वो सारे के सारे कौन सी नाउन में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे मैं ये कहूँ हिंदी, तो ये एक आर्ट्स का सब्जेक्ट हुआ। मैं कह दूँ केमिस्ट्री, तो ये आपका साइंस का सब्जेक्ट हुआ। मैं कहूँ इंग्लिश, तो ये आपका आर्ट्स का सब्जेक्ट हो गया। फिजिक्स, ये आपका साइंस का सब्जेक्ट हुआ। तो ये सारे के सारे किस कैटेगरी में जाने चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये नाउन कौन सी हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये बात नोट करनी है आपको। आर्ट्स और साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक है। अब बिल्कुल अगर बेसिक से स्टार्ट करेंगे आप इंग्लिश को, तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट कितनी होती हैं। सबसे पहली चीज़, अल्फ़ाबेट कितनी होती हैं। अल्फ़ाबेट का मतलब वर्णमाला,
तो अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो या संस्कृत में हो या फ्रेंच में हो, किसी भी भाषा में वर्णमाला होती है। वर्णमाला कितनी है? जनरली अपना जवाब ये आता है कि 26 इंग्लिश में अल्फ़ाबेट है, जो कि अपना आंसर गलत है। ये 26 नहीं हो सकती। अल्फ़ाबेट तो हमेशा किसी भी लैंग्वेज की एक ही हो सकती है। तो अल्फ़ाबेट की संख्या तो एक ही है। कैसे है? देखो, अल्फ़ाबेट एक, और जो वर्णमाला है, चूंकि वर्णमाला का मतलब हो गया वर्ण की माला है, ये वर्ण का मतलब है लेटर्स, और लेटर्स को आपने एक माला के अंदर पिरो दिया, एक माला के अंदर ढाल दिया, तो ये वर्णमाला बनती है। इसको 26 नहीं बोल सकते, एक ही बोल सकते हैं। मीन्स ए से लेकर जेड तक जो आप ये पढ़ते हैं, ABCDEFGH और जेड तक पढ़ते हैं, इनको तो हम क्या बोलते हैं? लेटर्स। और लेटर्स को ग्रुप में बांट लोगे, ग्रुप में अगर इसको जोड़ लोगे तो ये बनेगी अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट किसी भी लैंग्वेज की कितनी होगी? एक। और यहाँ पे लेटर्स जो हैं उसकी संख्या कितनी होगी? 26। तो 26 जो हम बोलते हैं वो अल्फ़ाबेट नहीं होती हैं, वो होती हैं आपके लेटर्स की संख्या। और इन 26 को फर्दर अगर डिवाइड करें तो दो कैटेगरीज और बनती हैं। एक इसमें कैटेगरी बनती है कॉन्सोनेंट्स, सुना होगा बचपन में आपने नाम, और एक कैटेगरी इसमें बनती है वाउल। एक तो इसको पढ़ना ठीक से है, वाउल पढ़ा जाता है, वॉवेल्स नहीं होता। ये कॉन्सोनेंट्स हैं, ये वाउल्स। तो दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। उन दोनों कैटेगरीज में कॉन्सोनेंट्स की जो संख्या है वो होती हैं 21, और वाउल्स की संख्या है वो कितनी है? 5। कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21, वाउल्स होते हैं 5। ये बात नोट करें। क्या समझा अभी तक? इंग्लिश में सबसे पहला प्रश्न जो आएगा, बता दूं कैसे क्वेश्चन आएगा। अल्फ़ाबेट कितनी है, ये थोड़ा सा पता लग जाए तो एक प्रश्न तक हम पहुंच जाएंगे। अल्फ़ाबेट की संख्या 26 नहीं है, 26 जो संख्या है वो लेटर्स की है। तो 26 होते हैं लेटर्स। इन 26 को जब आप एक माला में पिरोते हैं, एक ग्रुप की बात करते हैं, तो बात करेंगे अल्फ़ाबेट की, जो कि हमेशा किसी भी लैंग्वेज की आपसे पूछे तो कितनी होगी? एक। दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे 26 को, 21 और 5। तो 21 कॉन्सोनेंट्स और 5 वाउल्स हैं। और ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि वाउल्स कौन कौन से हैं? A, E, I, O और U, ये 5 वाउल्स हैं। बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, ये 5 वाउल्स हैं। इन 5 वाउल्स के अलावा एक और कई बार वाउल के रूप में काउंट कर लेते हैं Y। ये हो सकता है, ये कई बार कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आता है, कई बार वाउल। कैसे? आप कई बार इसको, जैसे एक शब्द मैंने लिया YEAR, और अगर इसको प्रोनाउंस करेंगे, मीन्स जब इसको आप बोल कर देखोगे तो ये इस प्रकार से प्रोनाउंशिएट किया जाएगा, प्रोनाउंस किया जाएगा ईयर। तो ये इस प्रकार से चलेगा, कुछ रे लास्ट में साउंड हम खींचा जाएगा, तो ये का साउंड आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा। तो यहाँ तो इसका साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। भाई हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड ही है। हिंदी में कै से लेकर ग के बीच का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ये यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, ये तो पता ही है आपको। YA के याक लोगे या और कोई वर्ड ले लेंगे आप, यस्टरडे लेंगे, सब में कॉन्सोनेंट है। लेकिन कई बार जैसे BY और इसको हमने पढ़ लिया तो पढ़ेंगे बाई। इसमें जो ये ई का ध्वनि है, ई की साउंड है, वो किस कारण से है? Y के कारण। Y आपका यहाँ पे बना वाउल, क्योंकि ए से लेकर ए के बीच का साउंड जो हिंदी स्वर हैं उनके बीच का साउंड है, ई इसी में आता है। तो ये ई साउंड है Y के कारण है। तो कई बार Y आपको स्वर ध्वनि भी देगा और समटाइम्स ये आपको कॉन्सोनेंट साउंड दे। कॉन्सोनेंट तो खैर देता ही है, लेकिन कई बार आपको स्वर ध्वनि दे सकता है। तो ये इट माइट बी, ये होता नहीं है स्वर, लेकिन कई बार ये स्वर ध्वनि दे सकता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या सीखा अभी तक? आर्ट्स और साइंस के सब्जेक्ट्स आएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। फिर मैंने शुरू किया कि इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो एक प्रश्न बनता है, अल्फ़ाबेट
जो पूछते हैं क्लास में कितने अल्फ़ाबेट, जनरली आप लोगों का आंसर होता है 26। 26 ना होके एक ही अल्फ़ाबेट है, 26 हैं लेटर्स। दो पार्ट्स में करेंगे डिवाइड, एक कैटेगरी 21 की जो कि कॉन्सोनेंट्स हैं और एक कैटेगरी 5 की जो कि वाउल्स हैं। वाउल्स AEIOU होता है, कई बार वाउल की साउंड वाई से भी आ सकती है, इतना ध्यान रखना है। अब जब आपको ये पता लग गया कि अल्फ़ाबेट की संख्या 1 है, हमने सीखा अल्फ़ाबेट की संख्या होती है 1, तो जो चीज़ 1 है इसका मतलब ये है कि फिर वो अल्फ़ाबेट्स तो कैसे हो सकती है। और कई बार आपको एग्जाम में कॉमन एरर के क्वेश्चंस में अल्फ़ाबेट्स देके प्रश्न पूछते हैं, कैसे देखना। जैसे एक सेंटेंस हो, ही लर्न्ड द अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश एट द एज ऑफ 2। ये एक सेंटेंस है, ही लर्न्ड द अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश एट द एज ऑफ 2। अब चूंकि आपके एग्जाम में कॉमन एरर या स्पोर्टिंग एरर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो हम बाद में आएंगे बेसिक जानने के बाद। ये नंबर 1 मैंने कह दिया, इसको मैंने कह दिया 2 है, ये कह दिया 3 है, और एक लास्ट पार्ट कर दिया नो एरर नंबर 4। अब आपको पता है कि इंग्लिश की अल्फ़ाबेट तो होती है 1, और ये कह रहा है कि उसने सीखा, लर्नड है, ये यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है। एक एक चीज़ समझते चलना, लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लर्नड सेकेंड फॉर्म है, और इसकी थर्ड फॉर्म भी लर्नड होती है। और यहाँ एक बात और बता दूँ मैं आपको, चूँकि सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है, तो ये क्या ज़रूरी हुआ कि ये सेकेंड फॉर्म ही है, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर ये थर्ड फॉर्म होती तो इससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब मिल जाती। तो जहाँ सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम हो और आपको ये डिस्टिंग्विश करना हो, ये पता लगाना हो कि सेकेंड है कि थर्ड फॉर्म है, तो आप देखा करें कि इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है तब तो थर्ड फॉर्म, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये सेकेंड फॉर्म। अब ये कहना चाह रहा है ही लर्न्ड, उसने सीखा, द अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की अल्फ़ाबेट, एट द एज ऑफ 2, 2 वर्ष की आयु में। हमने ये पता लगा लिया कि इंग्लिश की अल्फ़ाबेट तो पक्का पता है कि एक ही होती है, एक होती है तो फिर ये अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा, तो ये अल्फ़ाबेट्स हो गया गलत। इसका मतलब आप आंसर मार्क करेंगे 2 नंबर। 2 नंबर आपका आंसर है, अल्फ़ाबेट्स के स्थान पर लिखा जाना चाहिए था अल्फ़ाबेट। तो क्या अल्फ़ाबेट्स होता ही नहीं है, अगला प्रश्न ये है। तो अल्फ़ाबेट्स हो सकता है, क्योंकि एक भाषा की अल्फ़ाबेट एक है। सपोज करें कि हमने 2-3 भाषाएं ले ली, एक भाषा ले ली मैंने संस्कृत, एक भाषा मैंने ले ली हिंदी, एक ले लिया मैंने इंग्लिश, और मैंने कहा कि एक भाषा की एक ही अल्फ़ाबेट है, तो संस्कृत की एक अल्फ़ाबेट, हिंदी की एक अल्फ़ाबेट, इंग्लिश की एक अल्फ़ाबेट। तो आप देखेंगे कि अल्फ़ाबेट की संख्या यहाँ पे होगी 3, और वास्तव में ये 3 क्या है, ये अल्फ़ाबेट ना होकर हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लैंग्वेजेस को। तो इसलिए अल्फ़ाबेट का मतलब वर्णमाला है, लेकिन जैसे ही आप अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं तो इसका मतलब होता है भाषाएं, मीन्स लैंग्वेजेस। तो एक क्वेश्चन ये परीक्षा में आपसे पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, अल्फ़ाबेट का मतलब वर्णमाला और अल्फ़ाबेट्स का मतलब लैंग्वेजेस होगा। ये बात आप नोट कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स का मतलब लैंग्वेजेस। ठीक है, अगला देखो। तो एक चीज़ तो आपने सीख ली। दूसरी चीज़, इंग्लिश में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से एक चीज़ आती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच।
थोड़ी थोड़ी जानकारी इनकी दूंगा मैं आपको, बाद में टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट्स का मतलब है भाग, इसको प्रोनाउंस करते हैं औ या ओ, इसका मतलब है का के या की, स्पीच का मतलब वाक्य। तो कुल मिला के हमें मतलब है यहाँ पे वाक्य के भाग। तो ये एक चीज़ जो आपके एग्जाम में CDS में सीधा क्वेश्चन इसका आता है। CDS एग्जाम में 10 क्वेश्चंस इसी तर्ज पे पूछे जाएंगे। आपको एक सेंटेंस दे रखा होगा, सपोज करें एक सेंटेंस है, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में आपको एक पार्ट अंडरलाइन करके दे दिया वेरी, और आपसे पूछा कि नीचे दिए गए कौन से मतलब ऑप्शन में इसका सही पार्ट ऑफ स्पीच है। मैंने कह दिया कि ये एक एडजेक्टिव है, दूसरा ऑप्शन डाल दिया आपका कि ये एक एडवर्ब है, तीसरा ऑप्शन डाल दिया ये एक इंटरजेक्शन है, एक ऑप्शन आपको डाल दिया कि क्या ये प्रोनाउन है। ऐसे करके 4 ऑप्शंस हैं। अभी हाल फिलहाल तो मान लें ये बात कि ये एडवर्ब है, कैसे है वो धीरे धीरे जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताता चलूँगा, याद समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे एडवर्ब है। तो ऐसे CDS में 10 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन और एग्जाम्स में भी इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर आप यहाँ पे CDS के अलावा बात करोगे तो और एग्जाम्स में सीधे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन कॉमन एरर के जो क्वेश्चंस आप करोगे, कॉमन एरर जिसको कि आप स्पोर्टिंग एरर भी कह सकते हैं, तो कॉमन एरर्स के जो क्वेश्चंस करोगे या फिर इसी का दूसरा नाम स्पोर्टिंग एरर्स, यहाँ आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर पता होगा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एक स्टेप इससे आगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जब आप करेंगे तो इसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। क्लोज टेस्ट में जो ऑप्शंस दिए रहते हैं उनमें इसकी बहुत मतलब हेल्प हो सकती है आपकी। फिलर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे बैंक में आए, चाहे SSC में आए और एग्जाम्स में आए, वहाँ पर भी ये चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं। तो इस लिहाज से अपन ये सब कुछ देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पहचाना जाए। ठीक है, तो अभी अपन सीखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना। उससे पहले ये समझें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं। तो सेंटेंस के हिस्से, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वाक्य के पार्ट, बुक्स में आपको दिए मिलेंगे इस प्रकार से 8 पार्ट। एक पार्ट मिलेगा नाउन, दूसरा भाग आपको दिया रहेगा प्रोनाउन, एक पार्ट आपको मिलेगा इसमें एडजेक्टिव, इसको पढ़ना है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं पढ़ना है एडजेक्टिव। एक पढ़ना है आपको एक वर्ब, एक पार्ट ऑफ स्पीच आपको मिलेगा एडवर्ब, एक आपको मिलेगा प्रेपोजिशन, एक मिलेगा कंजंक्शन और एक मिलेगा इंटरजेक्शन। ऐसे करके किसी भी किताब को आप पढ़ेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये कुछ नाम मिलते हैं। लेकिन हम एक और इसमें जोड़ें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या हो जाएगी 9 डिटरमिनर्स, क्योंकि पहले की इंग्लिश में डिटरमिनर्स को काउंट किया जाता था एडजेक्टिव में। आजकल की इंग्लिश में ये एडजेक्टिव में काउंट ना होकर एक अलग से इसका पार्ट आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है ना, डिटरमिनर्स मतलब आर्टिकल भी इसी में आ गए और काफ़ी सारे अलग अलग डिटरमिनर्स, सम, एनी, मैनी, मच, ये सारे। तो ये मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार यहाँ पे ये बात और मेंशन कर सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या है 9। इसमें आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा CDS में तो ये सारे ही पूछ लेंगे आपसे, लेकिन अगर आप वैसे देखें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं तो इन 9 में से 8 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। इंटरजेक्शन थोड़े सा परिचय बता दूंगा, बाकी एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते इसके, कुछ हेल्प मिलेगी, नरेशन पढ़ेंगे तब। बाकी ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया क्या? 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इनमें सबसे पहला नाउन। हम सीख रहे हैं कि नाउन या किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की पहचान कैसे करें।
तो नाउन की पहचान कैसे करोगे, कैसे पता लगे कि सेंटेंस में नाउन है। एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, जैसे ही इज़ अ टीचर। बहुत सिंपल एग्जाम्पल, बहुत सिंपल इंग्लिश चल रही है, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे। ही इज़ अ टीचर, और यहाँ पे आपको मैंने कह दिया कि ये टीचर जो है वो नाउन है। ठीक है, ये मुझे पता लग रहा है कि टीचर यहाँ पे नाउन है। एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, ही हैज़ गॉट सम फ्रेंड्स, और मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे जो फ्रेंड्स है वो नाउन है। एक लिख दिया मैंने, रवि इज अ स्टूडेंट, और यहाँ मैंने मार्क कर दिया कि रवि एक नाउन है और स्टूडेंट एक नाउन है। तो फिलहाल तो हो सकता है क्वेश्चन मार्क्स हों कि ये नाउन कैसे हुए। अब मैं बता दूंगा कि नाउन कैसे पहचाने, उसके बाद में ये सारे एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड से लेता हूँ, फिर लास्ट में वापस इस स्लाइड पे आएंगे और देखेंगे कि नाउन कैसे निकाला जा सकता है। तो हेडिंग डाल लेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन्स। कुछ 4-5 तरीके बताता हूँ, फिर नाउन के फंक्शंस क्या क्या हैं, सेंटेंस में कहाँ कहाँ ये आ सकता है, ये सब जानते हुए नाउन की पहचान कर लेंगे। फिर नाउन टॉपिक जब पढ़ेंगे तो और समझा देंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन्स। नाउन को पहचानने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहला तरीका, हमने बचपन में एक परिभाषा पढ़ी है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मैं इसको लिख के बताता हूँ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा मतलब स्थिति के नाम को नाउन कहा जाता है। तो ये आपने पढ़ा होगा स्कूलिंग में कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, भाव, इन सब के नाम को नाउन कहा जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो नाम इनके अलावा और किसी का हो ही नहीं सकता। अगर मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्रेस करूं तो ये सभी के सभी नाम हैं, इनके अलावा कोई नाम किसी का लेंगे भी नहीं, सारे नाम आ गए इसमें। तो आप सीधा यूँ कह सकते हो, किसी के नाम को नाउन कहा जाता है। तो ये बहुत ही शॉर्ट वर्जन इसका हो गया। तो पहला तरीका पहचानने का ये हो गया कि नेम इक्वल्स टू नाउन। जो किसी का नाम है वही नाउन है। पिछले स्लाइड पे आए अगर अपन, तो यहाँ रवि इज अ स्टूडेंट में मैंने रवि को इनबॉक्स लिखा है कि रवि एक नाउन है। कारण पता लग गया कि रवि यहाँ पे किसी का नाम है और पर्सन का नेम है। नेम है इस कारण से ये नाउन है। तो ये नेम ऑफ अ पर्सन है, किसी पर्सन का नेम है इसलिए नाउन है। तो सबसे शॉर्टेस्ट जो डेफिनेशन हो सकती है वो यही है कि नेम इक्वल्स टू नाउन। एक तो ये ध्यान रखना है। कुछ एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं, नोट्स बनाएं तो। जैसे मैंने लिखा जैसन, तो व्यक्ति का नाम है। मैंने लिख दिया एलेक्स, तो व्यक्ति का नाम है। पेरिस, तो ये जगह का नाम है। ऐसे ही मैंने लिख दिया अगर ऑनेस्टी, तो ये किसी के गुण का नाम है, क्वालिटी का नाम है। मैंने लिख दिया जूरी, तो ये जजेस का समूह होता है, तो कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्शन है, ग्रुप का नाम है। तो ऐसे करके जो भी आप नाम लेंगे, चाहे किसी का भी लें, वो सब के सब नाउन की कैटेगरी में रखे जाएंगे। तो पहले तो आप ये बात नोट कर लो। दूसरे में आए, फिर किसी के नाम को ही नाउन कहा जाता है। नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। ये तो आपके हो गए पर्सन के नेम, ये हो गए प्लेस का नेम, ये हो गया क्वालिटी, ये हो गया कलेक्शन, ग्रुप का नेम। एक तो चीज़ ये है। दूसरा, पहचानने के लिए आपको एक टर्म पता होना चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव। एक टर्म है पजेसिव एडजेक्टिव। सबसे पहले बता दूंगा पजेसिव एडजेक्टिव में आते कौन कौन शब्द हैं, फिर उनको पजेसिव बोलते क्यों हैं। तो पजेसिव एडजेक्टिव में ये शब्द आएंगे, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। इन सारे शब्दों को नाम दिया गया है पजेसिव एडजेक्टिव। क्यों दिया गया है? पजेसिव शब्द जो है ये बनता है पजेशन से। क्या मतलब होता है पजेशन का? पजेशन का मतलब होता है अधिकार। तो पजेसिव का मतलब हो गया अधिकार सूचक,
जो अधिकार बताएं वो पॉजेसिव हैं। एडजेक्टिव हैं क्योंकि ये किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर अधिकार दर्शाएंगे जो कि नाउन होगा, और नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। आगे पढ़ लेंगे इन चीज़ों को। तो ये सारे शब्द पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। क्यों हैं? क्योंकि अधिकार सूचक हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव कभी इंग्लिश में अकेले आते ही नहीं है, चाहे इंग्लिश में हो, हिंदी में भी होते हैं, संबंधवाचक विशेषण के रूप में। तो ये हिंदी में भी होते हैं, किसी भी लैंग्वेज में अकेला नहीं आ सकता। क्या आप सेंटेंस बना सकते हैं सीधा माई से, कि माई करके छोड़ दिया और फिर आपने जोड़ दिया कोई क्रिया को? आपको एक क्वेश्चन मार्क दिमाग में लगेगा कि माई के बाद में क्या है, तो आप लिख सकते हैं जैसे माई ओनस, आवर ड्यूटी, योर ब्रदर, हिज सिस्टर, हर टैलेंट, इट्स वैल्यू, देयर नेशन। तो ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में जो शब्द लगाया है ये सब के सब निश्चित रूप से नाउन होंगे, क्योंकि ये नाउन पर अधिकार दर्शाएंगे, क्योंकि ये सब एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव मॉडिफाई नाउन को करता है या प्रोनाउन को करता है, तो ये सारे नाउन हैं। नोट कर लीजिए इसको। पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से हैं ये पता होना चाहिए। तो माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये सारे हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। और ये पता होना चाहिए कि अकेले नहीं आएंगे, इनके बाद में एक शब्द आएगा और वो शब्द नाउन कहलाएगा। ठीक है, एक नया शब्द भी यहाँ पे आप सीखेंगे, ओनस, ONUS एक शब्द है। इसका मतलब है रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो कैब की कोई नोटबुक आप डाल लेंगे साथ में, तो इंग्लिश का पूरा सिलेबस हो जाएगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी को आप लाइबिलिटी भी कहते हैं, लाइबिलिटी। तो ये होता है ओनस। ओनस का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी, जिम्मेदारी। तो दो तरीके हो गए। एक तरीका तो हो गया किसी का भी नाम, नेम ऑफ एनीथिंग, और दूसरा हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में आने वाले शब्द। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का पता हो। तो किसी सेंटेंस में अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव अकेला आ गया तो गलत ही मान लेना, आगे नाउन आएगा। नाउन आएगा निश्चित रूप से, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव दिया गया है। ठीक है, बाकी मीनिंग सारे पता ही हैं आपको इसके अंदर। थर्ड पे चलें। थर्ड तरीका, तीसरा तरीका इसका पहचानने का, डिटरमिनर से भी आप पहचान सकते हैं। डिटरमिनर अगर किसी सेंटेंस में है, पहली बात तो डिटरमिनर होता क्या है, ये डिटरमिन करता है। डिटरमिन का मतलब क्या होता है? निर्धारित करता है। तो निर्धारक जो होते हैं वो डिटरमिनर हैं। ये केवल आर एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। डिटरमिन का मतलब होता है निर्धारित करना। डिटरमिनर का मतलब निर्धारक, जो निर्धारित करते हैं किसको, जो भी नाउन आएगी उसको। तो नाउन के लिए ही आते हैं डिटरमिनर। इसमें याद रखेंगे कि आर्टिकल आएंगे, आर्टिकल्स सारे इसी में आएंगे। आर्टिकल्स हम 3 पढ़ते हैं बेसिकली, वैसे 2 ही होते हैं लेकिन फ़िलहाल के लिए मान लें आप, ए, एन और द, ये तीनों आर्टिकल्स। और दूसरा कुछ और जो शब्द लिखेंगे हम, सम, एनी, मैनी, मच, ईच, एवरी, ऐसे करके ये डिटरमिनर्स भी होते हैं। तो आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि डिटरमिनर अगर दे रखा है सेंटेंस में, ये तो आप चाहे तो नोट कर लो, डिटरमिनर्स इनको बोलते हैं। बाकी जो टॉपिक पे आएंगे तो और विस्तार से बता दूंगा। डिटरमिनर्स अगर किसी सेंटेंस में हैं तो नाउन पक्का है वहाँ पे। इसको इस तरीके से याद रखें कि नो डिटरमिनर इक्वल्स टू नो नाउन। अगर किसी सेंटेंस में डिटरमिनर, या इसको ऐसे उल्टा पढ़ लीजिए ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, नो नाउन इक्वल्स टू नो डिटरमिनर। नो नाउन इक्वल्स टू नो डिटरमिनर। अगर किसी सेंटेंस में नाउन नहीं है तो उस सेंटेंस में
डिटरमिनर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर डिटरमिनर है इसका मतलब नाउन है, कहाँ है वो अपन अभी पता लग जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस में नाउन नहीं है तो डिटरमिनर नहीं होगा। इसका मतलब अगर डिटरमिनर दे रखा है तो नाउन आसपास में है। कहाँ पे मिलेगा देखो, खास करके अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं तो अगर डिटरमिनर दे रखा है और उसके बाद में आपको एक शब्द दिया हुआ है तो वो नाउन मान लें आप, और अगर दो शब्द दिए हुए हैं डिटरमिनर के बाद में तो फिर दूसरा शब्द को नाउन कह सकते हैं। अगर तीन शब्द दिए हुए हैं डिटरमिनर के बाद में तो तीसरा शब्द नाउन हो सकता है। यहाँ पे ये शब्द नाउन होगा, यहाँ पे ये शब्द नाउन होगा, और मैक्सिमम 3 वर्ड्स ही हो सकते हैं इनके बाद में, फोर्थ कोई शब्द नहीं मिलेगा। इस सीरीज़ में कोई और बीच में आ जाए तो इस सीरीज़ को ब्रेक मान लेना, आगे काउंट ही नहीं करना है। तो डिटरमिनर के बाद में एक शब्द हो नाउन, दो शब्द हो तो ये तो नाउन है, और नाउन का जो मॉडिफायर होता है, नाउन की जो विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है, तो इससे पहले एडजेक्टिव आ जाएगा, तो यहाँ भी एडजेक्टिव आ जाएगा ये, और इसके पहले एडवर्ब आ जाएगा। इस प्रकार से याद रखें, सबसे पहली पोजीशन सेंटेंस में होती है डिटरमिनर की, उसके बाद आता है एडवर्ब, फिर आता है एडजेक्टिव, फिर आता है नाउन। तो एक सीक्वेंस भी ध्यान रखेंगे आप। डिटरमिनर सबसे पहले आएगा, फिर एडवर्ब आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा। ठीक है, क्या सीखा इसमें कि अगर नाउन नहीं है किसी वाक्य में तो डिटरमिनर नहीं होगा, अगर डिटरमिनर है तो आसपास में नाउन है। 3 चीज़ें मैक्सिमम इसके बाद में हो सकती हैं। अगर एक ही शब्द है तो वो नाउन है, 2 हैं तो पहला एडजेक्टिव है, दूसरा नाउन है, 3 है तो फिर एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है। जो स्लाइड मैंने बताई थी पहले उस पे आए। यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि टीचर नाउन है, यहाँ मैंने कहा था स्टूडेंट नाउन है, यहाँ कहा था फ्रेंड्स नाउन है। तो ये इस चीज़ से क्लियर हो जाएगा कि नाउन कैसे हैं। ये डिटरमिनर है ए, डिटरमिनर के बाद एक ही शब्द है, इसका मतलब ये नाउन है। सम डिटरमिनर है, इसके बाद एक ही शब्द है तो ये नाउन है, और यहाँ ए डिटरमिनर है, इसके बाद एक ही शब्द है तो ये नाउन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये नाउन इस प्रकार से मैंने निकाले थे कि डिटरमिनर के बाद में एक शब्द हो तो वो नाउन होगा। कुछ और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि 3 शब्द कैसे हो सकते हैं, 2 शब्द कैसे हो सकते हैं। तो मैं जैसे यूँ लिखूँ, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट। अब आप देखें डिटरमिनर के बाद शब्दों की संख्या कितनी है। यहाँ पे वर्ड्स को काउंट करेंगे तो यू विल गेट 3 वर्ड्स आर देयर। एक वर्ड वेरी है, एक टैलेंटेड है, एक स्टूडेंट है। 3 शब्द हैं। 3 शब्द हैं तो फिर तीसरा शब्द है वो तो आपका हो गया नाउन। नाउन से पहले आएगा नाउन का मॉडिफायर, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले आएगा एडजेक्टिव का मॉडिफायर, वो हो जाएगा एडवर्ब। कहने का मतलब नाउन की विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव करता है, और एडजेक्टिव की विशेषता बतानी हो या एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताना हो तो वो एडवर्ब करेगा। तो ये 3 मैक्सिमम शब्द हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो कि नाउन है कि नहीं। 3 चीज़ें हो गई। नंबर 4, नंबर 4 में यूँ निकाल सकते हो। देखो इंग्लिश में अगर आप ये कहोगे कि किसको प्लूरलाइज कर सकते हो, किसका बहुवचन बना सकते हो, तो आपके पास 3 चीज़ें होंगी। एक चीज़ होगी नाउन, एक होगा प्रोनाउन, और एक हो जाएगा वर्ब। ऐसे करके 3 चीज़ें हैं जिसका प्लूरल बनाना पॉसिबल है। इन 3 चीज़ों में से एकमात्र एक चीज़ ऐसी है जिसको आप काउंट भी कर सकते हैं, और वो है नाउन। तो नाउन के बारे में एक बात आप ये कह सकते हो कि इट कैन बी प्लूरलाइज्ड, इसको आप बहुवचन में कन्वर्ट कर सकते हो, और इसे काउंट भी कर सकते हो, कैन बी काउंटेड। ठीक है, बाकी प्रोनाउन वाले में केवल इतना ही है कि प्लूरल बन जाएगा। जैसे आई है तो उसका प्लूरल वी बन जाएगा। ठीक है, ही है तो इसके लिए प्लूरल हम यूज़ करेंगे दे, लेकिन आप इसको काउंट नहीं कर सकते। वर्ब है, जैसे हैज है तो हैज का हमने हैव बना दिया, या वॉज है तो वॉज का वर बना दिया, लेकिन
इसको काउंट नहीं कर सकते। तो काउंट तो केवल नाउन ही होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ और हमें मिल गई कि ऐसी चीज़, ऐसा कोई पार्ट ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पहचानने अपने को, और तो किसी की बात नहीं करनी। तो ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो काउंट किए जा सकते हैं और प्लूरल बनाए जा सकते हैं वो भी नाउन होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ये लिखूं बॉय, तो बॉय का प्लूरल बन जाएगा क्या? बॉयज़। ऐसे मैं लिख दूं गर्ल, तो गर्ल का प्लूरल बन जाएगा गर्ल्स। मैंने लिख दिया पेन, तो पेन का बन जाएगा पेन्स। मैंने लिख दिया मैन, तो मैन का बन जाएगा मेन। इसको पढ़ा जाता है मैन, इसको पढ़ते हैं मेन। वुमन तो बन जाएगा वीमिन। वुमन सिंगुलर है, वीमिन प्लूरल है। तो काउंट कर सकते हैं, प्लूरल बन सकता हो, वो सब के सब क्या कहलाएंगे? नाउन। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है इसको। नंबर 5 हो सकता है कुछ सफिक्सेस से आप नाउन निकाल सकते हैं। सफिक्स को हिंदी में कहते हैं प्रत्यय। किसी भी रूट वर्ड, किसी भी शब्द से जो पहले जुड़ता है वो तो प्रीफिक्स है। जो पहले जुड़ता है वो प्रीफिक्स है, जिसको हिंदी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो उपसर्ग कहा जाएगा। और जो बाद में जुड़ेगा उसको बोलते हैं प्रत्यय। जो लास्ट में जुड़ेगा तो सफिक्स है, पहले जुड़ेगा वो प्रीफिक्स है। तो सफिक्स की बात कर रहे हैं। कुछ सफिक्सेज हैं जिनसे आप ये डिटरमिन कर सकते हैं कि दिया गया शब्द नाउन है। कौन कौन से? जैसे TY हो सकता है, ER हो सकता है, OR हो सकता है, ANCE हो सकता है, ENCE हो सकता है, DOM हो सकता है, AGE हो सकता है, क्रेसी, ISM। ठीक है, तो ये कुछ हैं। TION भी हो सकता है। ये कुछ सफिक्सेज हो सकते हैं जिनसे बनने वाला शब्द नाउन कहला सकता है। जैसे मैंने लिख दिया ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी में लास्ट में TY है। यहाँ लिख दिया टीचर, तो लास्ट में ER है। डॉक्टर, तो लास्ट में OR है। यहाँ लिख दिया मैंने कंटिन्यूएंस, तो यहाँ ANCE है। इंटेलिजेंस, तो यहाँ ENCE है। विजडम, यहाँ DOM है। ओल्ड एज, तो एज है। डेमोक्रेसी, तो क्रेसी है। एक नया शब्द डाल देते हैं जो वन वर्ड में पूछते हैं आपसे एग्जाम में बहुत बार, प्लेजियरिज्म। और एक और वर्ड नया डाल देते हैं कमोशन। तो ये सब नाउन है। जो नए वर्ड्स हैं वो नोट कर लेंगे एक बार आप इनको लिख लें। तो इन सफिक्सेस से एंड होने वाले शब्द जनरली नाउन हो सकते हैं। NESS भी लिख सकते हैं इसमें। जैसे हैप्पीनेस, तो नेस से एंड है, तो ये नाउन हो सकता है। तो इन कुछ सफिक्सेस से एंड होने वाले शब्दों को नाउन कहा जा सकता है। TY, ER, OR, ANCE, ENCE, DOM, AGE, क्रेसी, ISM, TION, NESS। ये दो शब्द भी नोट करेंगे। एक शब्द हमने सीखा था ओनस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी। एक शब्द ये नोट करेंगे दो। प्लेजियरिज्म काफ़ी बार वन वर्ड में पूछा गया एग्जाम में, और कमोशन सिनोनिम में पूछा गया है। ठीक है, देखो इसमें प्लेजियरिज्म जो होता है इसको बोलते हैं साहित्य चोरी। मतलब आपने कुछ भी लिखा है, किसी की रचना है, किसी ने कुछ लिखा है, उसको चुरा लिया, तो उसको बोलते हैं प्लेजियरिज्म। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको बोलते हैं प्लेजियरिस्ट। जो चोरी करता है उसको बोलते हैं प्लेजियरिस्ट। और साहित्य चोरी को बोलते हैं प्लेजियरिज्म। लिटरेरी स्टीलिंग कह सकते हो। कमोशन का मतलब होता है नॉइज, शोरगुल।
डिन भी कहा जा सकता है, शोरगुल को नॉइज़ कह सकते हो, डिन कह सकते हो, DIN। अपरोर भी हो सकता है, ट्यूमल्ट भी हो सकता है, अपरोर भी लिख सकते हैं। तो ये एक पांचवा तरीका हो सकता है नाउन को पहचानने का। ठीक है, तो आज की क्लास में तो क्या सीख लिया अपन ने कि नाउन की पहचान कैसे करें। और अगर शुरू से बात करें तो मैंने बताया आपको कि लैंग्वेज और सब्जेक्ट दो रूप में इंग्लिश को देखते हैं। इसमें जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर नाउन, अगर इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में है तो प्रॉपर नाउन है, सब्जेक्ट के रूप में है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर मैंने आपको बताया कि आर्ट्स और साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखे जाएंगे। अगर आप इसकी बात करेंगे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट की तो वो एक ही है, किसी भी लैंग्वेज का देख लो एक ही हो सकती है। लेटर्स इसमें 26 होंगे विच कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। कॉन्सोनेंट्स विल बी 21, वाउल्स विल बी 5। समटाइम्स वाई कैन एक्ट एज अ वाउल, ठीक है, वो कई बार स्वर ध्वनि दे सकता है। इसके बाद देखा कि अल्फ़ाबेट जब एक है तो अल्फ़ाबेट्स का मतलब क्या है, तो अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेजेस या भाषाएँ। इसके बाद हमने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है कि वाक्य के कितने कितने पार्ट हो सकते हैं, कौन कौन से। तो वाक्य 9 पार्ट से बटा हुआ हो सकता है, जिनमें ये नाम थे, इसी सीक्वेंस में आपको याद करने हैं। सबसे पहला हमने लिया नाउन। नाउन की पहचान कैसे करें, तो नाउन के अंदर सबसे पहला था कि नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन, जिसका भी नाम है वो नाउन है। दूसरा था पजेसिव एडजेक्टिव, तो पजेसिव एडजेक्टिव का नाम लेते ही आपको ये वर्ड्स दिमाग में आने चाहिए। इनके बाद जो शब्द आएगा वो नाउन कहलाएगा। ये इन शब्दों के बगैर आ ही नहीं सकते, नाउन के बगैर नो पजेसिव एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड। ओनस एक शब्द हमने लिखा था, उसका मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी था, लाइबिलिटी था, जिम्मेदारी था। तीसरा हमने देखा कि डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर में आर्टिकल्स भी आते हैं और बहुत डिटर्मिनर्स हैं। निर्धारक ये होते हैं, नाउन का निर्धारण करते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो सबसे पहले इसी की पोजीशन है, उसके बाद में आएगा एडवर्ब, फिर आएगा एडजेक्टिव। तो इस तरीके से आप नाउन निकाल सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स देख लिए थे। एक देखा कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, प्लुरलाइज कर सकते हैं, उसको भी नाउन कहा जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल के सहारे इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन आपको आना चाहिए। ये मैन है, ये मेन है, ये मेन है, ठीक है, और ये वुमन है, ये विमिन है। WOMAN वुमन है, WOMEN विमिन है। फिर हमने देखा कि कुछ सफिक्सेस से भी निकाल सकते हैं, तो ये कुछ सफिक्सेस हैं जिनसे आप नाउन निकाल सकते हैं। 2 शब्द यहाँ सीखे, प्लेजियरिज्म का मतलब साहित्य चोरी, लिटरेरी स्टीलिंग को बोल सकते हैं, और कमोशन का मतलब नॉइज, डिन या अपरोर, शोरगुल को बोलते हैं। इससे आगे की चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।